हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन चैनल पर आप लोगों का। तो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम इस हफ्ते की टॉप करंट अफेयर्स के साथ आपके पास आ गए हैं। गाइस, जो जो करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारी करंट अफेयर्स को हम आप तक लेके आ रहे हैं और एक एक करके लेके आ रहे हैं। हम इसको कई पार्ट में बना रहे हैं और जो पार्ट के अकॉर्डिंग आप अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एनडीए का और एफकैट का, इसमें ये करंट अफेयर्स बहुत यूज़फुल है। तो हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दोस्तों करंट अफेयर्स को चला रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन करंट अफेयर्स को पहुंचाना। तो दोस्तों, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल के मोटिव को सक्सेसफुल करिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। आज का पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेसिक है। इसमें बहुत सारे बच्चे गच्चा खा जाते हैं। द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू 100% सोलराइज विच टेम्पल इन इंडिया। भारत सरकार ने किस मंदिर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा कोणार्क, तीसरा सोमनाथ, चौथा मदुराई। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते देखते साथ में आंसर कर सकते हो, ठीक है। मैं बाद में आंसर बताऊंगा, उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन आप साइमल्टेनियसली जैसे ही देखो पॉज करो और आंसर कर सकते हो। तो भाई सब लोग लगातार आंसर करते जाइए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा में है और ये ही बहुत ही भव्य मंदिर है। अगर आप देखेंगे तो इस चित्र में इस मंदिर को आप पूरी तरह से देख सकते हो। ये अपने आप में एक अद्भुत नमूना है और बेजोड़ कारीगरी का ये नमूना है। ये मंदिर जो है मूल रूप से उड़ीसा में है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा में पुरी में ये पाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर ये कोणार्क सन टेम्पल है। सूर्य के रथ को दर्शाता हुआ ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और अपने आप में एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है। ये चंद्रभागा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसके किनारे एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है चंद्रभागा। और अगर हम बात करते हैं तो इस कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट। ये इन्होंने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर हम बात करते हैं तो कोणार्क सन टेम्पल अक्सर पेपर में आता है, तो इसको याद रखिएगा। स्टैटिक जीके के पार्ट में भी आता है और करंट के पार्ट में भी आता है। तो करंट के पार्ट में इसमें क्या क्वेश्चन है कि भारत का एक सबसे पहला मंदिर जो 100% सौर ऊर्जा से चलेगा वो यही है, ठीक है। बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन को देखकर आंसर लगता है अयोध्या, लेकिन अभी भाई अयोध्या में सोलर एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल सोचेंगे तो सौर ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ पे सूर्य हमेशा मिले, मतलब कर्क रेखा के नीचे। कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं वो सौर ऊर्जा से संपन्न क्षेत्र हैं। तो भाई आपका यूपी का एरिया इसमें नहीं आता है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चुन्नी गोस्वामी रिसेंटली पासेस अवे, ही रिलेटेड टू। चुनी गोस्वामी का हाल में निधन हो गया है, वह संबंधित थे। तो वह किस खेल से संबंधित थे यहाँ पर, या किस क्षेत्र से संबंधित थे वो पूछा गया है। टेनिस, फुटबॉल, रेसलिंग या आर्ट? तो भाई इसका सही जवाब है बी। चुनी गोस्वामी जिनका हाल में निधन हो गया, ये बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे और ये भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान रहे। साथ ही साथ मोहन बागान टीम के भी कप्तान रहे और वहाँ से काफ़ी समय तक खेले। ये हैं
चुनी गोस्वामी काफ़ी फेमस नाम है और कोलकाता में तो इनका नाम बहुत ही फेमस है। अगर हम चुनी गोस्वामी की बात करें तो भाई इनका नाम सिर्फ फुटबॉल से ही हम नहीं जोड़ सकते। ये इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब रणजी ट्रॉफी भी खेला है, तो इसे याद रखिएगा। ये क्रिकेट से भी रिलेट करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन में पीछे क्रिकेट नहीं था, लेकिन ये क्रिकेट भी खेल चुके हैं और क्रिकेट में भी ठीक ठाक नाम कमाया है। बाकी इनका जो मुख्य गेम रहा है वो रहा है फुटबॉल, और फुटबॉल से इन्होंने भारत को कई जगह पर रिप्रेजेंट किया है और आप देख सकते हैं ये इनकी सारी ट्रॉफियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास अभ्य योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? विकास अभ्य योजना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि अभी कोविड के चलते हुए कहर के कारण ये योजना लाई गई है, ताकि जितने भी बिजनेस क्लास के लोग हैं उनके जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, उनको जो सहन करना पड़ रहा है वो दिक्कतें ना हो। MSME ने इसे शुरू किया है और सपोर्ट कर रहा है, और ये शुरू करने वाला राज्य है आपका कर्नाटका। तो भाई इसका सही जवाब है ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई देखिए, ये है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रामीण बैंक जिसका हेड क्वार्टर धारवाड़ में है, इस बैंक ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, और ये स्कीम को इसको फंड कौन कर रहा है? MSME एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और इस स्कीम के तहत देखो ये लिखा हुआ है, कोविड-19 के से अफेक्टेड लोगों को लोन दिया जाएगा। वो लोन कितना होगा? वो 1 लाख तक का लोन होगा। तो भाई ये स्कीम जो है आपका शुरू किया गया है, मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, थोड़ा सा पुरानी करंट अफेयर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। किंदियन गडियल सेतु जो जम्मू कश्मीर का एक अंतर्राज्यीय पुल है, किस नदी पर है? किडियन गडगिल ब्रिज विच इज़ एन इंटर स्टेट ब्रिज ऑफ जम्मू कश्मीर इज ऑन विच रिवर? तो भाई देखो, जब तक पता नहीं होगा नहीं बता पाओगे। जम्मू कश्मीर का नाम दे दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर में 4 बड़ी नदियां हैं, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, ये सब नदियां हैं। इनमें जो मुख्य नदी है जिस पर ये आपको सेतु मिलेगा वो है रावी नदी, ठीक है। ये सेतु अभी लास्ट ईयर कंप्लीट किया गया है, नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है, और ये सेतु जो है 2 राज्यों को जोड़ रहा है, जम्मू कश्मीर और पंजाब को। जम्मू कश्मीर से पंजाब की दूरी को कम करने का इस सेतु ने काम किया है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेतु है। 1.2 किलोमीटर लंबाई वाला ये सेतु काफ़ी उपयोगी सेतु है भारत के, और जम्मू कश्मीर और भारत के बीच का इंटरलिंक, भाई अंतर्राज्यीय है, तो इसे याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को पंजाब से जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि पंजाब से जोड़ने क्या, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने का काम किया इसने। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप लोग ने अभी डिकोड एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ तो गए हैं, लेकिन अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो दोस्तों तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आपको हर चीज़ की मिल जाएगी भाई। इसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, और एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एक्सटेंड द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम टू। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है किन क्षेत्रों में? पहला है एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा है फिशरीज, तीसरा है डेयरी फार्मिंग, या चौथा है ऑल। तो भाई देखो, लास्ट के 2 साल में 2019 में गवर्नमेंट ने इन दोनों सेक्टर को, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन और फिशरी मतलब मत्स्य पालन, इन दोनों को इसमें किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर ले आए थे। फिर इस साल अभी 2020 में इन्होंने डेयरी फार्मिंग के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन देना शुरू कर दिया। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? ऑल। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों के लिए दिए जाने वाला एक कार्ड है। ये कार्ड जो था वो 1998 में
ये कार्ड लॉन्च किया गया और किसान को अपना काम करने के लिए, खेती करने के लिए ये एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये लोन जो है काफ़ी यूज़फुल रहता है। एक लिमिटेड अमाउंट का लोन कम दर पर किसानों को मिलता है और किसान क्रेडिट कार्ड कोई भी किसान बनवा सकता है, ठीक है। और इसको सपोर्ट करता है भारत का सबसे बड़ा बैंक नाबार्ड। चलिए भाई, सबसे बड़े बैंक की सब्सिडरी है नाबार्ड, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट इज पब्लिश बाय। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? अभी देखो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है और रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिपोर्ट के बारे में क्या है वो अभी मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं बस एक चीज़ आपसे पूछूंगा होमवर्क के फॉर्म में, भाई जो इस वीडियो को अच्छे से देख रहा है भाई ये बताए ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 में भारत की क्या रैंक है? ठीक है, जल्दी से कमेंट में इसे बता दीजिएगा भारत की क्या रैंक है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई? 2020 क्या, जितनी भी रिव्यू रिपोर्ट आती है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज, डोंट फॉरगेट। देखो यहाँ पर WWF है। WWF जो होता है वो इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। UNEP जो होता है ये भी इन्वायरमेंट के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्टैंडर्ड संस्था है जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को गाइड करती है। लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर है IEA। देखो इस बार का जो इसका मुख्य थीम टाइप का था वो था द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस ऑन ग्लोबल एनर्जी डिमांड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, ये रिपोर्ट अप्रैल के लास्ट में पब्लिश हुई थी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस रिपोर्ट को दोस्तों पब्लिश किया। देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये 1974 में बनी। कब बनी? 1974 में बनी और इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में है। इसका मुख्य कारण था कि भाई जो क्रूड ऑयल है उसके क्राइसिस से जूझने के लिए बनाई गई थी। क्रूड ऑयल के क्राइसिस जो डेवलप हुए थे 70s के डिकेड्स में, तो उसको से रिकवर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, है ना। और आज ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। चलिए ये तो बात हो गई IEA, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसे याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला अगला जो करंट अफेयर है और जो क्वेश्चन है आज का वो है सत्यभामा पोर्टल इस लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सत्यभामा पोर्टल, सत्यभामा पोर्टल क्या है और ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? भाई सत्यभामा पोर्टल जो है ये एक तरह का पोर्टल है आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ये हाल में शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, खनन मंत्रालय ने, है ना। खनन मंत्रालय ने इसको शुरू किया और सत्यभामा पोर्टल अपने आप में एक बड़ा एक नया पहल है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये इसका मुख्य लक्ष्य ये है। और श्री प्रहलाद जोशी जो माइनिंग के मेन मंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक है और अपने आप में अलग तरीके से चल रहा है। चलो दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक बोल रहा है विच स्टेट स्टार्टेड पंचायती प्रोजेक्ट फॉर सीनियर सिटीजन। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की? सॉरी, पंचवटी योजना है ये, पंचवटी योजना शुरू की। पंचवटी योजना जो है इनमें से किस राज्य ने शुरू की? तो भाई पंचवटी योजना है क्या? ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क वगैरह में उनके बैठने का, उनके आने जाने का प्रबंध जो है उसको करता है और उनके लिए एक स्पेशल एरिया डेवलप करने के बारे में बताता है। और ये सबसे पहले इस प्रोजेक्ट इस को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। ये जो पंचवटी योजना है ये पंचवटी योजना शुरू किए हैं हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। देखो पंचवटी योजना जो है ये मनरेगा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मनरेगा। मनरेगा के तहत देखिए रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत आती है और
इसको सीएम ने लॉन्च किया है। कहाँ के सीएम ने? हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। भाई अब जल्दी से कमेंट में बता दो कि हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, जल्दी से बता दी, जल्दी से, लेट मत करिएगा। इस स्कीम के तहत स्टेट के अंदर पार्क गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक विद नेसेसरी फैसिलिटीज विद एल्डरली पीपल टू स्पेंड देयर टाइम। तो आपको ये चीज़ स्कीम एकदम क्लियर हो गई होगी कि पार्क में क्या करना है। एक स्पेशल फैसिलिटीज़, रिक्वायरमेंट फैसिलिटीज़ किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए बनाई जाएगी, जिससे वो अपना समय वहाँ पे अच्छे से व्यतीत कर सके। और ये रूरल एरियाज डेवलपमेंट जो है ये 1 बीघा के क्षेत्र में बनाई जाएगी, और इसको कंस्ट्रक्ट करेगा कौन? मनरेगा। तो भाई देखिए 14 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग ये काम किया जा रहा है। तो देखो ये कुछ बेसिक चीज़ है, और इसको शुरू किसने किया है? इसको सबसे पहले शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवटी योजना में मेन लीड कौन है? मनरेगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मुझे लगता है कि इसको पेपर में आने के चांसेस 99% है। क्वेश्चन है, मधुबन गाजर एक बायो फोर्टिफाइड गाजर है या भारत के किस राज्य में बोई जाती है? मधुबन कैरेट इज अ बायो फोर्टिफाइड कैरेट ग्रो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, देन पंजाब, देन गुजरात। तो जब आप गाजर अजर का नाम सुनते हो तो आप पंजाब, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हो, लेकिन एक्चुअली इसका सही जवाब है दोस्तों क्या? गुजरात। गुजरात इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। मधुबनी गाजन है क्या? पहले हम ये चीज़ जानते हैं। देखो मधुबनी गाजन जो है ये बायो फोर्टिफाइड मतलब बायोलॉजिकली फोर्टिफाइड, मतलब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें एडवांस की गई हैं, और उनको ज़्यादा आयरन और कैरोटीन के साथ इस गाजर को बनाया गया है। ठीक है, तो इस गाजर में नेचुरली एक्स्ट्रा आयरन और कैरोटीन है। और ये देखिए ये वल्लभ भाई हैं, ये वल्लभ भाई ने इसको डेवलप किया है, और ये गाजर का शेप आप देख सकते हैं। इन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी इस गाजर को डेवलप करने में निकाल दी, और गुजरात में इन्होंने रहने वाले हैं। और ये याद रखिएगा, इन्होंने बहुत मेहनत करके इस तरह की गाजर को बनाने में अपना योगदान दिया। तो ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मधुबनी गाजर किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। और भाई इसको डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम वल्लभ भाई। तो दोस्तों इसे भूलिएगा नहीं। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंजन गोगोई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। इनको हाल में ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशव गोगोई के पुत्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रंजन गोगोई। He recently nominated as a member of Rajya Sabha. He was the former Chief Justice of India. He is the son of former Assam CM केशव गोगोई। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, 2, 1, 3, 2, 3 या सभी? देखो अब जब हम बात करते हैं रंजन गोगोई, तो भाई रंजन गोगोई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो ये भारत के 46वें CGI थे। अभी 47वें जो है अरविंद भोबड़े है। ठीक है, लेकिन इससे पहले यही थे। अब ये तो बात एकदम करेक्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और ये कंट्रोवर्सी में क्यों है? क्योंकि हाल में ही ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। भाई राष्ट्रपति जो होता है उसके पास राइट होता है, क्या राइट होता है? कि वो भाई लोकसभा और राज्यसभा में कुछ लोगों को नामांकित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को ये नॉमिनेट कर सकता है, और राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है अलग अलग फील्ड से। ठीक है, आर्ट, कल्चर, सोशल वर्क, इन सारी फील्ड में। तो भाई राज्यसभा में इनको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा एज अ मेंबर। तो भाई ये हो गए हैं MP। अब चीफ जस्टिस जो MP बना है, ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो MP बने। और ख़ास बात क्या है, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही हाई प्रोफाइल रहा है। इनके जो फादर थे केशव गोगोई, वो असम, क्योंकि ये असम से बिलोंग करते हैं, तो वो असम के
फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं। तो भाई ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। भाई ये देखिए, ये हैं आपके रंजन गोगोई, असम से बिलोंग करते हैं और अभी हाल में ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बनाए गए और रामनाथ कोविंद ने इनको नॉमिनेट किया है। और ये भारत के 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। दीपक मिश्रा के बाद ये एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और इनके बाद बने शरद अरविंद बोबड़े, मुंबई से। तो अब देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी एक अचीवमेंट है रंजन गोगोई की। तो रंजन गोगोई की इस अचीवमेंट पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। देखिए ये याद रखिएगा, ये 46 सीजीआई थे, 46 नंबर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये टॉप 10 क्वेश्चंस, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते जाइएगा। और अगर अभी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितनी भी क्विज़ वगैरह होती है उसका भी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और रेगुलर अपने आप को तैयारी से जोड़े रख सकते हो। हमारा मेन मोटिव है एनडीए जो सितंबर में होना है उसके लिए आपको तैयार कराना। तो भाई तैयार हैं आप सब? तो भाई चलिए शुरू हो जाइए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं करंट अफेयर्स के सेशंस को लेके आता रहूँगा और आपको इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सारी जानकारी देता रहूँगा। तो गाइस आज के लिए फ़िलहाल इतना रहने देते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर से। जय हिंद दोस्तों।